आइए बच्चों, आज हम लोग 17/9/2022 के हिंदी प्रश्न को अध्ययन करेंगे। तो पहले आप लोग मुझे 2-4 क्वेश्चन का जवाब दीजिए जो बैक की क्लास में पढ़ाए थे। तो जैसा कि आपका प्रश्न हम आपको पूछ रहे हैं, बताएंगे आप लोग कि अपमान में उपसर्ग क्या होगा? अप होगा। अपमान में क्या होगा? अप। चलिए अब ये बताइए कि अद्भुत रस में अद्भुत रस में अस्थाई भाव क्या होगा? विस्मय होगा। अच्छा ये बताइए, दही वड़ा कौन समास है? पद लोपी कर्मधारय। ठीक है, मध्य पद लोपी कर्मधारय। अच्छा अब ये बताइए कि शब्दालंकार के कितने भेद हैं? 2। शब्दालंकार के कितने भेद? 3 भेद हैं। शब्दालंकार कितने भेद हैं? 3। इसका ट्रिक भी बताए थे ना? शब्द में 3 वर्ड। ठीक है, आइए आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन युग्म सही नहीं है? प्रश्न समझ में आया? कहता है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब कि गलत कौन सा है वो छांटने के लिए आपको बोल रहा है। तो आइए, आपका पहला ऑप्शन जो है, जो मधुर भाषाएं हैं, तो मधुर भाषाएं को अनेक शब्द के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे? मधुभाषी। जो मधुर भाषा होगा उसको हम लोग मधुभाषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मधुभाषी। जो मधुर भाषाएं हो उसको क्या बोलेंगे? मधुभाषी। मधुभाषाएं बोलेंगे, मधुभाषी बोलेंगे। अगला है जो मधुर बोले उसको क्या बोलेंगे? मधुरभाषी। जो मधुर बोलता है उसको क्या बोलेंगे? मधुरभाषी। चलिए, जो कटु बोलता है, कटु का मतलब क्या होता है? कटु मतलब क्या होता है बताइए? खड़ा। कटु मतलब खड़ा है ना, ऐसा भाषा जो काटने दौड़े। तो जो कटु बोलता है उसको क्या बोलते हैं? कटुभाषी। और जो मधुर बोलता है? मधुभाषी। अभी ना देखिए, बताइए, और जो भाषा मधुर हो? मधुभाषी। और जो मधुर बोलता हो? मधुरभाषी। मधुर भाषी ना। आइए, तो अब अगला है ऑप्शन डी में, जो कम बोलता हो। वाचाल। तो जो कम बोलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? मितभाषी। उसे हम लोग मितभाषी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया है जो कम बोलता है उसको दिया है वाचाल, जो कि क्या है? गलत। जो क्या है? गलत है। जो कम बोलता है उसको हम लोग मितभाषी बोलते हैं। जबकि यहाँ पर कहता है कि वाचाल। वाचाल किसको कहते हैं बताइए? जो अधिक बोलता है उसे हम लोग वाचाल कहते हैं। इसलिए आपको ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत। यानी कि ऑप्शन राइट, इसका ऑप्शन जो सही होगा, राइट आंसर कौन सा है? डी है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, दांतों तले उंगली दबाना। एक बात बताइए, किसी बात पर आप क्या करते हैं? ऐसे करके कर लेते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो ऐसे करके करते हैं, ऐसे हो गया, ये हो गया, बात समझ में आ रहा है? ऐसे करके करते हैं हम लोग बातचीत के दौरान। तो ऐसे मतलब दांतों तले उंगली दबाते हैं, तो इसका मतलब आपको किसी बात का क्या लगता है? आश्चर्य लगता है, मतलब आप चकित हो जाते हैं। तो वही बात है, दांते तले उंगली दबाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन रिपीटेशन भी है। चलिए अगला है आपका, देखिएगा, सारी बिच नारी है। बात समझ में आ रहा है? जैसे ये सारी है, तो सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है? अब एक बात बताइए, तुम पहलाएं पढ़ते हो कि दूसराएं पढ़ते हो? हम तुमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना? तुम 10वां के विद्यार्थी हो कि 11वीं का विद्यार्थी हो? क्या बोले हम, जल्दी बताओ। 10वां का विद्यार्थी कि 11वीं का विद्यार्थी? 10वां के विद्यार्थी हो कि 11वीं का विद्यार्थी हो? पूरा बोलो ना भाई। 10वां का विद्यार्थी कि 11वीं का विद्यार्थी? तो हम ये बात एक बार पुनः फिर से बोलो। तुम 10वां का विद्यार्थी हो कि 11वीं का विद्यार्थी हो? 10वां के विद्यार्थी हो की का उच्चारण छोड़ दिया तुम लोग। 10वां के विद्यार्थी हो कि 11वां का हो? फिर से बोलो। 10वां का विद्यार्थी हो कि 11वां का विद्यार्थी? तो आप ये बात जो बोले हैं, अब एक बात बताइए कि ये बोलने से आपके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है? अगर हम किसी को पूछेंगे, कब पूछेंगे? जब हमको उस व्यक्ति पर संदेह रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा। नहीं समझ में आया? तो इस तरह का जब भी सेंटेंस आ जाएगा की लगा करके, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा। क्या समझिएगा? संदेह, है ना? वहां पर संदेह का बात आ रहा है। वर्षा होगा कि नहीं होगा? वर्षा होगा कि नहीं होगा? संदेह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम घर जाओगे कि नहीं जाओगे? संदेह। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है? सारी है कि नारी है? नारी है कि सारी है? संदेह उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप इस तरह का अगर अलंकार आए तो मार दीजिएगा ना, संदेह अलंकार मार दीजिएगा ना। आवाज के साथ बोलिए, बकरी बनिएगा, एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आपको यहाँ कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। चलिए कह रहा है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध में हम लोग लिंग, कारक, सेटिंग अरेंजमेंट और वचन, ये सब को हम गौर करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन है, ये सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है अशुद्ध छांटने के लिए ना। पहला है आपका, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है मतलब होमवर्क। गृह कार्य मतलब क्या हुआ? घर का काम, होमवर्क। ठीक है, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। ये सही है कि गलत है? सही ये है। आपको सही है। दूसरा है, तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो।
है ना, ये भी सही है ना। वैसे करता कौन है? हम करते हैं, ठीक है, हम और आप, ठीक है ना। आज तुमने नई पोशाक पहनी है, आज तुमने नई पोशाक पहनी है, बताओ सही है कि गलत है? सही है। ये भी नई पोशाक पहनी है, बात समझ में आ रहा है? तो बताइए, इसका लास्ट ऑप्शन है आपका, कल मैंने नया पुस्तक खरीदा, बताइए ये सही कि गलत है? गलत है। चलिए, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग कि आखिर गलत क्यों है। कल मैंने नया पुस्तक खरीदा, तो उसका कारण दीजिए ना कि गलत क्यों है। तो देखिए यहाँ पर खरीदा जो है ना, अगर ये खरीदी होती, कल मैंने नया पुस्तक खरीदा, ये आपको सही क्या होगा बताइए तो आप लोग? खरीदी थी। कल मैंने नई पुस्तक खरीदी, क्यों? क्योंकि पुस्तक जो है, बताएंगे आप लोग क्या बोलने वाले हैं हम? पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। याद रखिएगा, अगर नहीं याद है तो ऐसे समझिए, पुस्तक को हम लोग जब पैर लग जाता है तो हम लोग प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको क्या मानते हैं? सरस्वती माता मानते हैं। तो सरस्वती माता क्या है? स्त्री है, इसलिए पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। अब समझ गए ना। तो कल मैंने नया पुस्तक खरीदा, ये अगर नहीं होता तो क्या होता? खरीदी। मैंने कल मैंने नई पुस्तक खरीदी, क्या होता? कल मैंने नई पुस्तक खरीदी। तो बताएंगे व्यंजन भेद के अंतर्गत क्या सब आता है? ठीक है, हाँ बिल्कुल, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो यहाँ पर व्यंजना भेद के अंतर्गत जो आता है, शाब्दी व्यंजना आता है और आर्थी व्यंजना आता है। तो इसलिए यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा प्रश्न आपको, ठीक है ना। चलिए, तो ये शुद्ध अशुद्ध वाला जो क्वेश्चन है, बताइए थॉटेबल है कि रिमेम्बर, मतलब याद रखने योग्य है? थॉटेबल है, मतलब कि सोचने लायक है, सोच के जवाब देने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न पर आपका। किसी वर्णिक छंद के, किसकी बात कर रहे हैं? वर्णिक छंद के। किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इंद्रवज्र। जरा ध्यान दीजिए, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जब 15 वर्ण होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मालिनी कहेंगे। देखिए बताते हैं, 15 वर्ण है। एक बात बताइए, अभी आप जो पूजा करने के लिए जाइएगा तो मालिनी सब, मालिन सब आपको फूल माला का कितना रुपया लेगा? 15 रुपया। सोच लीजिए कि जब 15 को वर्ण होगा ना, वर्ण का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? वर्ण मतलब होता है ध्वनि कहिए, या आप अक्षर कहिए, या वर्ण का मतलब रंग भी होता है। इसलिए आप लोग बोलते हैं बराबरना, नहीं बोलते हैं एक बरना खस्सी, बोलते क्या नहीं बोलते हैं? तो वर्ण मतलब क्या हुआ? एक रंग हुआ। तो एक होता है रंग बिरंग का फूल किसके पास लाने के लिए जाएगा आप? मालिक के पास। तो रंग बिरंग का फूल कितना रुपए में देगा आपके पास? 15 रुपया। तो इसलिए याद कर लीजिए, जब भी 15 वर्ण का बात हो तो आप वहाँ पर कौन सा अलंकार मानिएगा? आप समझ में आ गया? तो पूरा क्वेश्चन को देख करके फटाफट से 3 बार पढ़िए आप लोग। किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? मालिनी कहते हैं। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, कोटि मनोज। पहले ये बताइए मनोज का मतलब क्या होता है? देखिए मनोज जो यहाँ पर है, इस मनोज का मतलब होता है कामदेव। क्या होता है? कामदेव होता है। कोटि मनोज लजाबन होर, सुमुखी कहूँ को अहीं तुम्हारे, सुनी समय हमें मंजूल बानी, सकुची सिया मह मुस्कानी। प्रस्तुत कविता में सीता संकोच के साथ मुस्कुरा दी, अर्थात बता दी ये मेरे पति हैं। इसमें किस प्रकार के अर्थ प्राप्ति होती है? व्यंग्यार्थक है। ये आपको थॉटेबल प्रश्न है, इसको याद नहीं करना है, 2 बार पढ़ के इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे? 2 बार पढ़ के छोड़ देंगे। चलिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो बताइए, राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया, ये अशुद्ध है। शुद्ध प्रातः काल घूमना चाहिए, बताइए। सही है। ये बिल्कुल सही है। शायद आपको दिमाग में आया होगा मेरा बात कुछ। समय में था, जब प्रातः काल होगा तो समय नहीं, हाँ, समय होगा तो प्रातः काल होगा तो समय नहीं, चर्चा समय किए होगा तो थे। प्रातः काल क्योंकि कल जो एक सेंटेंस आया था, तो सेंटेंस में आप लोग देखे थे कि प्रातः काल भी दे दिया था और समय भी दिया था, मतलब प्रातः काल समय में घूमना चाहिए। ये सही है कि गलत है? गलत है। तो इसलिए हमको प्रातः काल में घूमना चाहिए, प्रातः काल घूमना चाहिए। ये आपको अगर होता तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, तो प्रातः काल घूमना चाहिए हो गया। ये गलत है आपका, सॉरी ये सही है। समाज में अराजकता बढ़ रही है। अराजकता मतलब समझते हैं? अराजकता, अराजकता मतलब मनमानी, जिसको जो कहिएगा आप मतलब
दादागिरी के साथ, उसको अराजकता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है जलसा शीर्षक निबंध अच्छा है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये जो डी नंबर क्वेश्चन है, राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया, ये क्या है? अशुद्ध है ना, ये अशुद्ध की। देखिए यहाँ पर जो सही होता, राजा अपने बल पर जीत गया, क्या होता? ताकत वगैरह नहीं होता, क्या होता? राजा अपने बल पर जीत गया। अगर ये होता तो आपका सेंटेंस सही हो जाता। ठीक है, राजा अपने बल पर जीत गया। चलिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए बोली। क्या लिख दीजिएगा? बोली लिख दीजिए और याद कर लीजिए भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? बोली। चलिए 2-4 बार इस प्रश्न को पढ़िए आप लोग। चलिए, तो भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ रहते हैं? बताइए। कल आप लोग पढ़े थे ना, एक ही शब्द के अनेक अर्थ जो होते हैं किसमें होते हैं? यमक अलंकार में होता है। ठीक है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ किसमें होते हैं? यमक अलंकार में होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? किस अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं? तो यमक अलंकार में होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए कि स्वर के साथ यदि स्वर मिलेगा तो इससे कौन सी संधि बनेगी? स्वर संधि। तो ये प्रश्न को रिपीटेशन कर दें क्या जी? 10 नंबर को कर दीजिए। चलिए, तो स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा ना, रिपीटेशन प्रश्न है। चलिए, वनवास है, वनवास का मतलब क्या हुआ? वन का वास, जो वन में वास करेगा। तो बताइए वनवास जो है वो कौन समास है? बताइए कि वनवास 14 वर्ष किनको हुआ था? राम पुरुष थे कि महिला? पुरुष थे। मुस्तरद पुरुष है कि महिला? स्त्री हो, महिला है। चलिए, तो बताएंगे आप लोग वनवास में कौन सा समास होगा? तो ये समझ में आ गया ना कि वनवास राम भगवान को मिला था और राम भगवान क्या थे? एक पुरुष थे, इसलिए वनवास मतलब तत्पुरुष समास। क्लियर है? अच्छा, तत्पुरुष समास में किस शब्द की किस पद की प्रधानता होती है? कर्मधारय की। चलिए, द्विगु में द्विगु में अंतिम पद और द्वंद्व में दोनों पद। अगला प्रश्न है, राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है। क्या है प्रश्न, बोलिएगा जरा। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है। तो कार्य रेखांकित पदबंध में कौन सा पदबंध है? बताइए। विशेषण पदबंध है। कैसे आप लोग बताइए? क्योंकि देखिए, क्योंकि गुड़िया की सुंदरता के बारे में बता रहा है, तो गुड़िया बहुत सुंदर है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है ना, कुछ विशेष बात है तभी तो वो सुंदर लग रहा है, इसलिए गुड़िया बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर आपको कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध है। बात समझ में आया? चलिए, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो, बताइए। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। ठीक है, और प्रश्न क्या है? रिपीटेशन भी है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? और देखिए, बहुब्रीहि के बारे में एक कॉन्सेप्ट और लीजिए आप लोग। बहुब्रीहि में क्या होता है? जब कोई पद प्रधान नहीं होता है तो याद रखिए कि भगवान का नाम सब जो होता है ना, वो किस में आता है? बहुब्रीहि में ही आता है। और क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब कोई पद प्रधान नहीं होता है तो उस समय आपको क्या कहता है कि वह जो शब्द रहता है वो कहीं और इंडिकेट करता है। जैसे हम बोलेंगे लंबोदर, पेट है लंबा, कौन समास? इसमें ट्रिक में आप लोग को बताया था ना कि जब बहुत बड़ा रहता है पेट, इसलिए बहुब्रीहि समास हो गया लंबोदर। तो लंबोदर बोलने से क्या स्पष्ट हुआ? ये संकेत कहीं और जा रहा है ना, तो जब संकेत कहीं और जाए ना तो वो बहुब्रीहि समास होता है, और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कुछ समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उसने भोजन कर लिया। क्या कर रहा है? उसने भोजन कर लिया। वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। ठीक है, किस में करा बदलने के लिए? कर्मवाच्य में। बताइए, कर्मवाच्य में बदलने के लिए आप जो है सो कर्मवाच्य का पहचान क्या बताए थे? क्रिया द्वारा। कर्मवाच्य का पहचान क्या बताए थे? कि जब द्वारा लगा हो तो वह कर्मवाच्य होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन बी में भी द्वारा लगा हुआ है और ऑप्शन सी में भी द्वारा लगा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर इस सेंटेंस के अनुसार से आपको यहाँ पर अरेंजमेंट सिखाते हैं कि किस तरह से करेंगे आप। उसने भोजन कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर बना उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, और फिर यहाँ पर क्या है? उसके द्वारा भोजन नहीं किया गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए कि उसने भोजन कर लिया, तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए
कि उसने भोजन कर लिया, इधर ध्यान दीजिए, उसने भोजन कर लिया, तो यह क्या निगेटिव है कहीं पर? तो जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो उसका जो मतलब दूसरा आपको कर्मवाच्य बनेगा तो वो भी पॉजिटिव ही ना होगा। मेरा बात नहीं समझे जी। जब अगर यहाँ पर नहीं वाला होता तो यहाँ भी आप नहीं वाला ही बनाते, जब यहाँ नहीं वाला था तो यहाँ भी नहीं वाला होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब है आपको तो उसने भोजन कर लिया, तो उसने भोजन कर लिया तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या हुआ? नहीं लग गया, तो नहीं के कारण से ये क्या हो गया? गलत। ये आंसर नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। तो देखिए उसने भोजन कर लिया तो उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, ये आपको बिल्कुल सही है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो अब इसको अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलिएगा आप? राम के द्वारा रावण को मारा गया। आपने आम खाया, इसका बताइए कैसे होगा? आपके द्वारा आम खाया गया। क्या आपके द्वारा आम नहीं खाया गया ये लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ था ना, लेकिन हम लगा दिए। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए वो गड़बड़ हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था आपको पहले कृतवाच्य में, और ये बन गया किसमें? कर्मवाच्य में बन गया। ठीक है, चलिए ये चीज समझ गए ना आप लोग, या फिर से बता दीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन रहेगा ही, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ। आप अंग्रेजी पढ़े, ठीक है, इसको बनाइए आप। आपके द्वारा अंग्रेजी पढ़े। हो गया। राम आम खाया, राम द्वारा आम खाया गया। अगर यहाँ पर आता है राम के, सुनिए, राम आम नहीं खाया, राम के द्वारा आम नहीं खाया गया। समझ गए आप? अभी इसी क्या आपको बताने वाला था जो नहीं समझ रहे थे। ध्यान दीजिए और खुश मिजाज रहिए। जितना खुश रहिएगा उतना आपको जो है सो मतलब वो चीज समझ में आएगा और परमानेंट याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए 16 नंबर प्रश्न में है छाती फुलाना। गर्व करना। ठीक है, गर्व करना। गर्व नहीं, गर्व। चलिए उस दिन भी बताए थे, फिर भी गलत कर दिया। ठीक है, तो छाती फुलाने का मतलब क्या हुआ? गर्व करना। छाती फुलाने का मतलब क्या हुआ? गर्व करना। बात समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए आप गायक को कैसे याद रखेगा, चूंकि बच्चा फंसता बहुत है। गायक सबको आप कहाँ देखेंगे बताइए? ऑर्केस्ट्रा में देखे होंगे। ऑर्केस्ट्रा कहाँ पर नहीं देखे आप लोग गायक को? कहाँ देखे होंगे? ऑर्केस्ट्रा में। ऑर्केस्ट्रा में जो गायक को देखते हैं तो वही सब ना क्या करती है, मतलब वो लड़की सबके साथ डांस करता है, तो लड़की को हम लोग क्या बोलते हैं? गए। क्या बोलते हैं? गए। गे बोलेंगे तो एक ही पाई हुआ, और गई बोलेंगे तो क्या हुआ? दो गो हुआ। तो इसलिए याद रखिएगा कि गायक में क्या दीजिएगा? गए दूटा, गए जोर अक, गए जोर अक। समझ में आया ना? चलिए अगला है विभाव। क्या है? विभाव। देखिए विभाव है। विभाव के कितने भेद हैं? तो विभाव के 2 भेद हैं। विभाव के कितने भेद हैं? 2। चलिए अब इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए बी और भाव है, तो भाव में कितना वर्ण हुआ बताइए? 2। इसलिए विभाव के कितने भेद? 2। विभाव के कितने भेद? 2। अगर पूछे कि विभाव के कौन कौन से भेद हैं तो वो भी याद रखिएगा। एक बोलिए, आलम्बन, उद्दीपन। चलिए तो यहाँ पर याद रखिएगा विभाव के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। और वो 2 भेद कौन कौन है बताइए? आलम्बन, उद्दीपन। फिर से बताइए। आलम्बन, उद्दीपन। अब ऐसे बोलिए कि विभाव के 2 भेद होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। विभाग के 2 भेद होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन नहीं, उद्दीपन। 2 संयुक्त है ना? उद्दीपन। बात समझ गए? अब बताएंगे आप लोग। आइए 19 नंबर प्रश्न पर, रूपक ढूंढे कर है। रूपक ढूंढे मतलब क्या हुआ? रूपक अलंकार कहाँ पर है वो आप ढूंढिए। रूपक को कर ढूंढने के लिए, ठीक है, शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए। अब एक बात बताइए, आपको एक चीज हम बताए हैं और हाँ बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त बात है इसमें छिपा हुआ। रूपक चिन्ह का रूपक अलंकार पकड़ने का ट्रिक क्या बताया? योजक चिन्ह हो यानी कि डैश हो। जैसे कि यहाँ पर आप डैश देख रहे हैं, इसके बीच में है ना? और साथ में एक बात और है कि इसमें सा, से, सी ये सब
नहीं होना चाहिए। सा से सी ये सब नहीं होना चाहिए। तो देखिए कहीं पर सा से सी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। मतलब अलग से ये सा से सी ये दंत वाला नहीं होना चाहिए कहीं पर, है ना। ये सा से सी नहीं होना चाहिए। उपमा अलंकार बात समझ में आ रहा है? अगर सा से सी होगा तो फिर ये दूसरा अलंकार हो जाएगा। तो रूपक अलंकार का सबसे मेन योजक चिन्ह यानी कि ये डैश वाला होना चाहिए और सा से सी नहीं होना चाहिए, तो आपको वो रूपक अलंकार हो जाएगा। बात समझ गए? तो आपका बात यहीं पर खत्म है। अब यहाँ पर जरा देख लीजिए, मखमल के झूल पर हाथी सा टीला। अब देखिए डैश है कि नहीं है, लेकिन डैश होते हुए क्या है यहाँ पर, इसलिए जब ऐसा है तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? चलिए तो यहाँ ऑप्शन सी में देख लीजिए, नाथ सकल सुख साथ हमारे रघुपति राघव राजा राम। तो ये सब जो है आपको क्या है? रूपक अलंकार नहीं है। ये क्लियर हो गया ना? तो बताइए अगर पुनः रूपक अलंकार का तरीका, सा से सी सरसी ये सब आपको नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा में चला जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आचार्य दंडी ने कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया है? देखिए एक बात बताइए, आचार्य दंडी है तो 2 से दंडी और 2 से 10। आचार्य दंडी ने कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया? 10 काव्य गुणों को स्वीकार किया है। चलिए मैत्री की राह पर लाने को एक बार ध्यान से सुनिए, ये आपको महाभारत से संबंधित है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। पांडव कितने भाई थे? 5। 2 न्याय अगर तो आधा दो। सेट पर ध्यान दीजिए ना। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम। सेट कहाँ है? तो निकालो ना सेट। हम वहीं खुशी से खाएंगे, है ना, और परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, है ना, जो था असहाय साधने चला। जब नाज मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो पहले बताइए मनुज का मतलब क्या होता है? मनुष्य। बहुत अच्छा। तो विवेक का मतलब क्या होता है? बुद्धि। अभी विवेक आया था ना, पहले विवेक मर जाता है। तो बताइए यहाँ अब आपको आगे है कि परिजन में उपसर्ग क्या है? तो एक बात बताइए, ये प्रश्न कैसा था? ग्रामेटिकल था ना जी। इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो परिजन में उपसर्ग क्या होगा? परिजन में ऑप्शन क्या उपसर्ग क्या होगा? परी हो जाएगा। चलिए, कहती हुई यों उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहती हुई यूं उतरा, जो कुछ भी है यहाँ पर एक ही चीज देखिए, मानो लगा हुआ है ना। क्या लगा हुआ है? मानो लगा हुआ है। तो इसलिए मानो से आप याद रख लीजिए कि जब भी मानो आता है तो कौन सा अलंकार? चलिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ फिर भर फिर आता है। देखिए कहने का मतलब जितना आप उड़ेल देते हैं, मान के चलिए आप अपने घर से कचरा निकाल के कहीं पर फेंक देते हैं और फिर वही उड़ के आपके घर में आ जाता है, तो ये कौन अलंकार हुआ? आपके विरोध में काम हो रहा है ना, इसलिए कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार। चलिए 24 में है आपको, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए नदियां बह रही है, यह आपको शुद्ध है, लेकिन देखिए तारा निकल आए, बताइए सही है? तो यहाँ पर देखिए तारा के बारे में जो बता रहा है, तारा निकल आए, यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ होगा देखिए तारा जो है ना वो सिंगुलर तो है नहीं, एक वचन तो है नहीं, बहुवचन है ना। तो बताओ लड़का का बहुवचन क्या होता है? तो तारा का बहुवचन क्या होगा? तारे। तो तारे निकल आए, तारे निकल आए। अगर ये होता तो ये बिल्कुल सही हो जाता। चलिए, माली ने सब पेड़ काट डाला, इसका सही क्या होगा? माली ने सब पेड़ काट डाले, माली ने सब पेड़ काट डाले। फिर अगला है आपको, अभ्यास करते ही रहने से हम शुद्ध हिंदी बोल सकता है। बताइए सही है? बोल सकते हैं, ये हो सकता है ना। बात समझ में आ रहा है? तो आप शुद्ध समझ के कौन से हैं? नदियाँ बह रही है। तो एक बात बताइए, नदी जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तभी तो यहाँ पर दिया है नदियाँ बह रही है। वैसे भी नदी जो होती है, जो भी गंगा मैया बोलते हैं, तो मैया कौन? चलिए समझ में आ गया ना। इसलिए नदी कौन सा है? लिंग, स्त्रीलिंग। चलिए 25 में है, फूल हंसे कलिया मुस्काई। क्या है? फूल हंसे कलिया मुस्काई। तो ध्यान दीजिए कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है।
आप इस प्रश्न को, ये है थॉटेबल है, इसलिए आप क्या कीजिए, इस चीज़ को आप जो है ना ये 2 बार पढ़ करके इसका क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए। फूल हंसे कलियां मुस्काई कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार होगा। बात यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? चलिए। जितने कष्ट कंटकों में है, रिपीटेशन प्रश्न है, जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला। सुमन का मतलब फूल है ना। गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही, यत्र तत्र सर्वत्र मिला। सर्वत्र मतलब सभी जगह, यत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है, बताइए कौन सा अलंकार है? थॉटेबल है कि याद करने वाला है? थॉटेबल है, ठीक है ना। बताइए इसको, लेकिन याद कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर भले ही थॉटेबल है ये 25 नंबर, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। क्यों पता है? क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा है। फूल खिले फूल हंसे कलियां मुस्काई, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आर लिख देते हैं, आर से याद करने वाला। ठीक है, तो बताएंगे आप कि कौन सा अलंकार था? रूपक अलंकार था। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। करा निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बताइए शुद्ध कैसे निकाला जाता है, पता है ना आप लोग को? इस परिश्रम का बदला अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही है। उसने जोर जोर से रोने लगा। ठीक है, आप उस प्रतिज्ञा को न भूले होंगे। आइए पहले बात करते हैं कि यह अगर अशुद्ध है A, B और C, तो किस तरह से अशुद्ध है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये जो है, इस परिश्रम का बदला अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही है। इसका जो अगर सही की बात की जाए तो इसका सही होगा आपको आप सिर्फ एक चीज खुद रहे अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही इस परिश्रम का बदला है। ठीक है, क्या होता? अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है, किससे? अच्छा, कोई भी मनुष्य को संतोष किससे होता है? अपने कार्य से। मान के चलिए अभी मैथमेटिक्स का कोई सवाल आप बनाने चले, वो सवाल आपसे बन गया, तो आपको क्या मिलता है? संतुष्टि मिलता है, संतोष मिलता है। आपको सीरियल देखना है, आप सीरियल देख लीजिएगा, आपको क्या मिलेगा? तो आपको अपने कार्य से संतोष मिल गया। वही बात है कि अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही इस परिश्रम का बदला है। वही इस परिश्रम का बदला है। मतलब आप जो मेहनत किए, आप परीक्षा के लिए तैयार हुए, मतलब परीक्षा के लिए खूब तैयारी किए और आपका एग्जाम निकल गया, तो आप जो मेहनत की उसका बदला क्या है? संतोष, संतुष्टि। तो वही कह रहा है कि अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही इस परिश्रम का संतोष फल है। क्या है? फल है। अगला बी में ऑप्शन है, उसने जोर जोर से रोने लगा। उसका सही क्या होगा बताइए? वह जोर जोर से रोने लगा। सही क्या होगा? वह जोर जोर से रोने लगा। ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन सी में है, आप उस प्रतिज्ञा को न भूले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सही क्या होता? आप वह प्रतिज्ञा न भूले होंगे। क्या होता? आप वह प्रतिज्ञा न भूले होंगे। ठीक है, आप वह प्रतिज्ञा न भूले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सही क्या है? इस किताब का कोई इस किताब का मूल है। क्या मूल है? इस किताब का क्या मूल है? ये आपको सही है। ठीक है, बाकी सब अशुद्ध था। चलिए, छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ बताइए आप लोग। ढकना या आच्छादित करना। ढकना या आच्छादित करना, बताइए रिपीटेशन है कि नहीं? जी। चलिए, छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? ढकना या आच्छादित करना। ढकना का मतलब किसी चीज को मतलब झाँप के रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलंकार मंजूषा क्या है? बोलिएगा जरा। अलंकार मंजूषा किनके द्वारा लिखा गया है? लाला भगवान दीन के द्वारा। किसके द्वारा? लाला भगवान दीन के द्वारा। ये रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, अलंकार मंजूषा किनकी रचना है? लाला भगवान दीन के द्वारा। देखिए, अलंकार है और अलंकार मतलब होता है आभूषण। आभूषण जो आप पहनते हैं, कलर कैसा होता है उसका? लाल होता है। तो इसलिए मतलब सोना सब लाल ना होता है, इसलिए लाला भगवान दीन के द्वारा। लाला भगवान दीन के द्वारा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अलंकार मंजूषा किसकी रचना है? अलंकार मंजूषा किसके द्वारा लिखा गया है? लाला भगवान दीन के द्वारा। ठीक है, चलिए, बगल में छोड़ा नगर में ढिंढोरा। याद रखिएगा, बगल में छोड़ा नगर में ढिंढोरा। मतलब बगल में आपको जो है, देखिए जैसे छोड़ा समझते हैं क्या होता है? पैंट सब में और साया सब में नहीं होता है डोरी लगा हुआ, उसी को बोला जाता है छोड़ा या छोड़ी। क्या बोला जाता है? हाँ, छोड़ा भी बोल सकते हैं, छोड़ी बोल सकते हैं। तो ये क्या है कि आपको बगल में छोड़ा और नगर में ढिंढोरा। इसका अर्थ क्या हुआ? वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर ढूंढना। वस्तु के पास होने पर भी
चारों ओर उसे ढूंढना, मतलब अब छोड़ा आपके पास है और चारों सबसे पूछ रहे हैं कि मेरा ये क्या हुआ, मेरा वो क्या हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए, बगल में छोड़ा, नगर में ढिंढोरा, इसका अर्थ क्या हुआ? वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर ढूंढना। हाँ, वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर ढूंढना। ठीक है, तो एक बार जवाब दीजिए आप लोग फटाफट से। रूपक अलंकार होने के लिए उसका ट्रिक क्या है? योजक चिन्ह ऐसा से नहीं करना चाहिए। चलिए अब बताइए, छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गर्व करना। अब बताइए कि किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में अगर 15 गो वर्ण है तो वो क्या कहलाएगा? मालवी। बहुत अच्छा।